हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको। ठीक है, 2025 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 2026 में भी एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से क्लास 12 का, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है और हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर्स का है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है वो इजी है, आसान है और आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लो, याद कर लो। तो रटने का जरूरत नहीं है, हम टोटल समझा दे रहे हैं, आपको नोट्स बनाते चलना है, आपको अच्छे से लिखना है इन सब क्वेश्चनों को खुद से। अगर खुद से प्रैक्टिस रहेगा तो ही जाकर के आप एग्जाम में जाकर के लिखोगे। ओके, सिर्फ आपको रटने या फिर देखने से वीडियो या फिर उसको रट लेने से आपको फर्क, मतलब एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। स्पेलिंग भी शुद्ध लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है। तो टोटल वीडियो वीडियो देखिएगा। और हम जो ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जितना जैसा जैसा चैप्टर आसान चैप्टर है उसका पहले हम अच्छे से करवा देंगे, कि जो आपको जैसे क्वेश्चन दिखे आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, आप तुरंत लिखना शुरू कर दो। तो इन सब चैप्टरों को हम पहले करवा रहे हैं, क्योंकि ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ईजी होता है। जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा नंबर क्वेश्चन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी इससे रहता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी रहता है, 5 मार्क्स में भी रहता है क्वेश्चन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको विलियन बोलते हैं हिंदी में। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MBBI क्वेश्चन है। ये सब कह रहा है आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, व्हाट आर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, जितना कंटेंट हम रखे हैं इस वाले में, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी को इंग्लिश में भी पढ़ना है तो एक बार कमेंट में कर दे कि नहीं सर, आप इंग्लिश में भी बनाइए, हमें इंग्लिश में भी कंटेंट देखना है। होता क्या है ना, इंग्लिश वाले के पास बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। मैक्सिमम टीचर आपके जो यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम वाले को पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम का थोड़ा सा कम है और अच्छे कंटेंट भी नहीं है हिंदी मीडियम में। तो इसीलिए हम हिंदी वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश मीडियम का कोई बंदा है, कोई बच्चा है जो जिसे इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दे। ओके, देखो, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से इसको लिख लेना है कॉपी में। पहले देखो, अब जब भी डिफरेंस आपसे पूछे तो आपको ऐसे ही लिखना है, टेबल बना के। ठीक है, बीच में एक लाइन दे देना है। ठीक है, इधर लिखना है आदर्श घोल, आइडियल सॉल्यूशन, और इधर लिखना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, आदर्श घोल क्या है कि प्रत्येक सांद्रण पर राउट के नियम का पालन करता है। कौन सा आदर्श घोल क्या करता है, हर एक कंसंट्रेशन पे, प्रत्येक सांद्रण पे राउट के लॉ का पालन करता है, उसे क्या बोलते हैं, आइडियल, आदर्श। ठीक है, ऊष्मा ना तो अपशोषण होता है ना ही उत्सर्जन होता है। देखो, जब भी हम ऊष्मा का बात करते हैं उसे डेल्टा एच से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, डेल्टा एच से। तो डेल्टा एच इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ ना तो ऊष्मा का अपशोषण हो रहा है ना तो उत्सर्जन होता है आदर्श घोल में। इसीलिए हम डेल्टा एच इक्वल टू 0 आपको ये भी मेंशन करना है। थर्ड, इसका स्टेप करते हैं, विलियन के आयतन पे कोई परिवर्तन नहीं होता। आयतन मतलब वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, 0। तो इसके बगल में आपको ये भी लिखना है, डेल्टा V इक्वल टू 0, ऊष्मा वाले में डेल्टा H इक्वल टू 0। इसे इंथाल्पी भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्वेश्चन में, याद करना है। हम बताए थे ऑब्जेक्टिव वाला कि बेंजीन और टोलिन जो होता है वो हमारा आदर्श घोल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल है। तो वहाँ आपको बेंजीन टोलिन का भी एक ऑप्शन रहता है, 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो इसीलिए हम यही आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण दिए टोलिन का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, पैटर्न तो आपको पता ही होगा, पैटर्न क्या है। तो 20 आपको क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स 20 क्वेश्चन मिलेगा, 20 में से आपको 10 बनाना है, 10 गुने 2, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 20 नंबर का आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 में से आपको 10 ही सॉल्व करना है, और प्रत्येक 10 क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसका, अब अनादर्श घोल सीधा इसका उल्टा हो जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो बच्चों राउट के नियम का पालन नहीं करता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है नहीं करता है, ऊष्मा का अपशोषण और उत्सर्जन दोनों होता है, यानी डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं बराबर, और अगर बीच में ऐसे लकीर इसको क्रॉस कर दे इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू 0। विलियन के आयतन में कोई परिवर्तन होता है, यानी विलियम के आयतन में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, तो नॉट इक्वल टू 0, कोई बीच में काट दो।
यानी विलियन का वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होता है। एक एग्जांपल देते हैं, वाटर प्लस HCl। HCl एसिड होता है और पानी जब भी मिलाते हैं तो हीट निकलता है, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलता है, तो इसीलिए ये कैसा होता है, अनादर्श घोल होता है। आपको एक बार बता देते हैं, कोई भी घोल आदर्श घोल नहीं होता है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम जो बताया बेंजीन और टोल्यूइन, ये 90% आपका आदर्श घोल होता है। कितना परसेंट, 90% आदर्श घोल होता है। तो कोई भी दुनिया में ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि जो आदर्श हो, ये लगभग लगभग आदर्श होता है, इसीलिए हम लोग बेंजीन और टोल्यूइन को आदर्श बोलते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो ये आपका 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के एग्जाम में या 2026 में कभी भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, उदाहरण दे। व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। देखो आपका जो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, कोई बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं डिटेलिंग में। देखो कह रहा है, अवापसील विलय युक्त विलयन के कुछ विशेष गुण दर्शाता है जो केवल विलय के अणु या कणों की मात्रा पर निर्भर करता है। इन गुणों को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वाथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। सबसे पहले बच्चों आता है अवापसील विलय क्या होता है। अवापसील विलय ऐसा विलय कि जो जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, ये सबको जब हम खुले में रखते हैं तो ये क्या होता है, कुछ देर के बाद ये क्या होता है, भाप में बदल जाता है। तो ये होता है वाष्पशील विलय, वोलाटाइल सॉल्यूशन, वोलाटाइल सॉल्यूट। और वाष्पशील विलय मतलब जैसे बच्चों चीनी को अगर हम बाहर में रख दें तो वो क्या होता है, नहीं घुलता है। नमक क्या होता है, अगर उसको हम बाहर में रख दें तो कुछ देर के बाद वो नहीं, ऐसा आपको लगेगा कि बहुत दिन तक भी वो ऐसा का वैसा पड़ा रहता है। ग्लूकोज, यूरिया, ये सब कैसा होता है बच्चों, अवापसील विलय होता है। और ये विलयन क्या होता है, विलयन जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ये क्या होता है बच्चों, विलय प्लस विलायक होता है, विलायक। अच्छा, ये जो विलय क्या बोलते हैं, ये विलय कम अमाउंट में होता है, हमेशा कम अमाउंट में होता है। जैसे मान के चलो चीनी, विलायक ज्यादा होता है, जैसे पानी, ठीक है। और ये जो बनता है हमारा, क्या बनता है, तो शरबत बनता है। एक एग्जाम्पल लिए, ठीक है। चीनी कम, विलय हमेशा कम में रहता है और विलायक हमेशा ज्यादा रहता है। और ये विलियन क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। यही हमारा क्या बनता है, चीनी शरबत बनता है। तो ठीक यहाँ पे कैसा विलय चाहिए हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो अवापसील विलय युक्त विलियन, विलियन मतलब पानी यानी, ठीक है, कुछ विशेष गुण दर्शाता है जो केवल और केवल विलय के अणुओं की संख्या पे गुण या कणों की मात्रा पर निर्भर करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या जो हमारा अनुसंख्य गुणधर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों पर निर्भर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ विलय के कण या अणु, विलय के कण या अणु पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिर्फ और सिर्फ विलय के कण या अणु पर निर्भर करता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद करना है लिख करके, ये समझा दिया। और कैसा कैसा विलय होना चाहिए, तो अवापसील विलय होना चाहिए। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या अवापसील विलय है। अगर पेट्रोल हो जाता है, डीजल हो जाता है, ये सब वापसील विलय होता है। ईथर वापसील विलय है, कुछ देर के बाद ये हवा में क्या होता है, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है वो, ठीक है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वाष्प का अपेक्षिक अवनमन, ये याद करना है। क्वाथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। इन दोनों में से एक परासरण दाब का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका फॉर्मूला ये पूछा जाता है आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में, और परासरण दाब का 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे से डिटेलिंग में। उसके बाद एक क्वाथनांक का उन्नयन से भी आपको सवाल आता है एग्जाम में। ओके, तो परासरण दाब और क्वाथनांक का उन्नयन, ये दोनों जो टॉपिक है, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, खास करके ये परासरण दाब और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चारों याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से एक ऑप्शन काट के कुछ अलग डाल देगा, तो वही आपका सही हो जाएगा। तो आपको इन चारों को याद रखना है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वाथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ओके, परासरण दाब को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है।
परासरणी दाब को परिभाषित करें, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताए थे। ये क्या है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, केवल विलय के अणु की संख्या पे निर्भर करता है, ठीक है। केवल विलय के अणु की संख्या पे निर्भर करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। देखो जब हम ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम परासरण क्या होता है ये बात करेंगे, ओस्मोसिस क्या होता है। और वहीं से बच्चों आपका ओस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब का कॉन्सेप्ट आता है। तो ओस्मोसिस क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध परागरम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ क्या, स्वतः। और कैसे, याद रखना, कम सांद्रण से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध परागरम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, उसे ओस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर कैसे बहता है, कैसे फ्लो करता है हमारा जो विलायक होता है, कम सांद्रण से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध परागरम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, उसे परासरण या ओस्मोसिस कहते हैं। परासरण को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा को परासरण दाब कहते हैं। अब ये जो स्वतः जो हमारा जिसमें विलायक के कण स्वतः जो गति करते हैं, कैसे, कम सांद्रण से, हमेशा याद रखना, कम से ज़्यादा की ओर गति करता है। कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जो स्वतः गति करते हैं, उस गति को रोकने के लिए जो हम बाह्य दाब लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब, जिसे ओस्मोटिक प्रेशर करते हैं। परासरण दाब को कैसे सिंबल से दिखाते हैं, तो पाई से दिखाते हैं। कैसे सब सिंबल करते हैं, पाई से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई इक्वल्स टू CRT। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क्स में इसका फॉर्मूला भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन परासरण दाब को दर्शा रहा है। ओके, 2024 में जो इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या किया था, ये पाई बाई सी इक्वल्स टू RT, ये वाला ऑप्शन सही होता है। देखो ये और ये सेम ही है, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे C आ जाएगा, तो मान के चलो यही फॉर्मूला हमारा क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो आपको हो सके इस बार T नीचे कर दे और CR ऊपर कर दे, तो देखो बात वही है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर बाद में यही आ जाएगा। ओके, तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी से फॉर्मूला आपको तोड़ करके आजकल पूछ रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ C क्या है, तो सांद्रण है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है बच्चों, टेम्परेचर यानी ताप है। तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। और एक बात और, ये अर्ध परागरम झिल्ली क्या होता है, ये आपको लिख लेना है फॉर्मूला, ठीक है। अर्ध परागरम झिल्ली क्या होता है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखो होता क्या है, इससे भी आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा था। होता क्या है अर्ध परागरम, इससे केवल विलायक के कण निकल पाते हैं, कण निकल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो होता है आपका अर्ध परागरम झिल्ली, इससे केवल विलायक के कण ही निकल सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है विलायक के कण, विलय के कण नहीं, विलय के कण नहीं, विलय के कण नहीं। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी एक बार पूछा था कि ये अर्ध परागरम झिल्ली से कौन पास होता है, कौन निकल सकता है, तो विलय के कण, विलायक के कण, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही अर्ध परागरम झिल्ली से निकलते हैं, और स्वतः निकलते हैं कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर। उसको रोकने के लिए उसका जो फ्लो है, जो स्वतः गति करते हैं, उस गति को रोकने के लिए हम लोग बाह्य दाब लगाते हैं, जिसे परासरण दाब के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू CRT, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको हर बुक में मिल जाएगा ये फॉर्मूला। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। समुद्र के अंदर गोताखोरों के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है, कारण बताएं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीलियम भी मिक्स करते हैं हम लोग। देखो जो गोताखोर समुद्र में जाता है उसके पीछे, देखो बच्चों क्या होता है, जब समुद्र में जब गोताखोर जाते हैं तो वो नीचे में ऑक्सीजन, हम लोग पानी में सांस नहीं ले पाते हैं, तो पीछे में एक सिलेंडर रखते हैं वो लोग। इस सिलेंडर में ऐसा कह रहा है कि हीलियम क्यों मिलाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भी काम चल सकता था, लेकिन ये हीलियम क्यों मिलाया जाता है, तो इसके लिए आपको कारण बताना है। ओके, तो देखो क्या होता है इसका रीजन। ये एक बच्चों कॉन्सेप्ट है हेनरी लॉ पे, ठीक है। हेनरी का लॉ के अनुसार हम लोग ऐसे करते हैं। हेनरी का लॉ क्या कहता है, जब प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर ज्यादा होगा
तो जो गैस का जो सांद्रण होता है, यानी जो गैस जो कहीं पर किसी लिक्विड में मिलता है, वो भी बढ़ जाता है। और हमें पता है जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे समुद्र में गोताखोर जाता है तो उसके शरीर पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, और ज़्यादा प्रेशर लगने के कारण जो गैस है उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाता है, जल्दी बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होने लगता है। जिस कारण से आप देखो क्या होता है, देखो होता क्या है, जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है तो होता क्या है, अधिक दाब का सामना करना पड़ता है। जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो गोताखोर को गोताखोर को अधिक दाब पर गैसों की घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर शरीर में, उतना ही ज्यादा गैस घुलने लगता है। समुद्र के अंदर दाब अधिक होने के कारण वायुमंडलीय गैसों में रक्त की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, हेनरी लॉ यही बोलता है प्रेशर ज्यादा रहेगा तो जो गैस का जो घुलनशीलता है वो भी ज्यादा हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, जब गोताखोर, अब समुद्र में तो ज्यादा नाइट्रोजन घुल गया, ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन घुलने से ब्लड में कोई हानि नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन हानि कर देता है। ठीक है, नाइट्रोजन अच्छा गैस, मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छा गैस नहीं होता है वो। अब देखो होता क्या है, जब गोताखोर बाहरी सतह, अब पूरा जीवन तो समुद्र में नहीं रहेगा, तो जब वो बाहरी सतह पे आता है, यानी जब वो समुद्र के किनारे, जो हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, इस सतह पे आने लगता है, जब गोताखोर बाहरी सतह पे आने लगते हैं तो दाब कम होने लगता है। जाहिर सी बात है, समुद्र में ज्यादा प्रेशर होगा, बाहर पे कम प्रेशर होगा, और होने लगता है। और रुधिर में उपस्थित नाइट्रोजन गैस, देखो बच्चों याद रखना, नाइट्रोजन खराबी करता है, नाइट्रोजन गैस के बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कोशिकाओं में रुकावट हो जाती है और वेंटस नाम की बीमारी होती है। कौन सी नाम की बीमारी होती है, तो याद रखना इस बीमारी का नाम जब तक याद नहीं रखोगे तब नहीं ये मतलब ये हो पाएगा। हाइलाइटर ये रहा। ठीक है, याद रखना वेंटस नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से बचने के लिए गोताखोर को टैंक में क्या, हीलियम गैस मिलाया जाता है। तो बच्चों याद रखना, इसी बीमारी से बचने के लिए गोताखोर को हीलियम गैस मिलाया जाता है, किसमें, तो टैंक में। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो रक्त में जो है गैस का विलेयता बढ़ जाती है, और जब गोताखोर बाहरी सतह पे आते हैं तो रक्त में जो नाइट्रोजन गैस मिल जाता है ज़्यादा, उसके बुलबुले के रूप में बाहर आने लगते हैं, जिस कारण से कोशिकाओं में रुकावट हो जाती है और वेंटस नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से बचने के लिए गोताखोर द्वारा टैंक में हीलियम गैस मिलाया जाता है। दो मार्क्स का क्वेश्चन, ये बच्चों 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता दिए और एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपको, जैसा हम जो थ्योरी बता रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ करते हैं। क्वातनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्य गुणधर्म है। तो ये दो, ओसोमोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स का, तो दोनों को अच्छे से याद करना है। देखो पहले बताते हैं होता क्या है। वह ताप जिस पर द्रव का भाप दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग। ठीक है, और इस दाब पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक, उसे द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और हर एक द्रव का अलग अलग क्वथनांक होता है। वाटर का अलग होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, ठीक इसी तरह कोई दूसरा लिक्विड अल्कोहल का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तथा इस दाब पे द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। तो एक पॉइंट आपका ये, जब किसी विलायक में अवापसिल विलय, फिर से अवापसिल याद रखना है, चीनी, ग्लूकोज, ये सब कैसा है, अवापसिल विलय, विलय मिलाने पे विलायक का क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। सपोज करो एक शुद्ध जल है, क्या जल है, यहाँ पे शुद्ध जल है। शुद्ध जल को जब हम गर्म करते हैं बच्चों, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम सबको पता है कि 100 डिग्री पर ये जल क्या होता है, उबलने लगता है। इसका मतलब इस जल का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्वथनांक का। जब हम इसमें, अब मान के चलो इसी शुद्ध जल में हम लोग चीनी मिला देते हैं, बहुत सारा चीनी मिला दिया है यहाँ पे। अब जब इसे हम गर्म करेंगे तो अब क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान के चलो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 110 डिग्री हो गया चीनी मिलाने पर। और चीनी कैसा है, तो अवापसील विलय है और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। ओके, अब इसे जब हम गर्म करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो
अब याद रखना इसे हम बोलते हैं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट TB है और शुद्ध जल के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट T0B है। ये B हम डिनोट करते हैं बॉइलिंग के लिए। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं सब कुछ, तो याद रखना ये बॉइलिंग के लिए हम नीचे B लिख देते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं B। तो शुद्ध जल के लिए TB कितना था 100, जब हम इसमें सॉल्यूट मिला दिए तो TB क्या हो गया 110 हो गया। TB मतलब उसका क्वाथनांक, ठीक है, जब सॉल्यूट मिलाने पे। तो यही यहाँ पे लिखे हैं, जब किसी विलायक में अवाहशील विलय मिलाने पर विलायक का क्वाथनांक में वृद्धि हो जाती है तो विलियन, विलियन मतलब ये सॉल्यूशन जो बना, इसे ये क्या बन गया विलियन बन गया, विलियन तैयार हो गया विलियन। और ये क्या था बच्चों शुद्ध जल यानी विलायक सॉल्वेंट। तो विलियन तथा विलायक के क्वाथनांक के अंतर को क्वाथनांक में क्या कहते हैं उन्नयन कहते हैं। इसी दोनों में जो अंतर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसका उन्नयन। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है तो ये तो आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। फॉर्मूला क्वाथनांक में उन्नयन को हम लोग डेल्टा टी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इक्वल टू होता है विलियन, विलियन का क्वाथनांक, विलियन यानी ये जो सॉल्यूशन बन गया था, विलियन का क्वाथनांक माइनस शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का क्वाथनांक। आपके पास बुक होगा, हर बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूला का यही मतलब होता है क्वाथनांक, ओके क्वाथनांक। आपको अच्छे से लिखना, हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे क्वाथनांक का यहाँ स्पेलिंग लिखा हुआ है, आपको अच्छे से लिख लेना है। तो डेल्टा TB, और आपको बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा डेल्टा T इक्वल टू विलियन का क्वाथनांक हम क्या बोले थे बच्चों TB मानो माइनस शुद्ध विलायक का तो TB नॉट ऊपर में जीरो। ये जीरो जहां भी आपको दिखा मिले केमिस्ट्री में समझो कि शुद्ध का बात कर रहा है, वो प्योर का बात कर रहा है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको शॉर्ट में लिखा मिलेगा डेल्टा टी मतलब क्वाथनांक में उन्नयन बराबर बराबर TB मतलब विलियन का क्वाथनांक जब हम चीनी मिला दिए, और डेल्टा TB नॉट मतलब शुद्ध जल। ठीक है, अब देखो ऐसे हम निकाल सकते हैं, जब हम चीनी मिला दिए तो मान के चलो इसका 10 हो गया था, माइनस शुद्ध जल का क्या होता है 100, तो यानी 10 डिग्री टेम्परेचर में क्या हो गया 10 डिग्री सेल्सियस में उसका जो पानी का क्या हो गया क्वाथनांक का उन्नयन आ गया। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है ये दोनों टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो करवा रहे हैं। मोलरता और मोललता में अंतर बताइए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दोनों बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल भी पूछता है, SI यूनिट भी पूछता है। ठीक है, तो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जब भी डिफरेंस पूछे तो आपको इस तरह से लिखना है, एक बार इस तरफ मोलरता को लिख देना है और इधर मोललता को लिख देना है। देखो मोलरता क्या होता है, 1 लीटर, पहले मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोललता को हम छोटी वाले m से डिनोट करते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। 1 लीटर विलियन में विलय, 1 लीटर विलियन में विलय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता करते हैं। 1 लीटर विलियन में, ठीक है विलय काट दो, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता करते हैं। विलियन का क्या हमें याद रखना है, विलियन कैसा रहना चाहिए तो हमेशा 1 लीटर में रहना चाहिए, विलियन 1 लीटर ही होना चाहिए। ओके, और ये फिक्स है, यहाँ 500 ml या फिर तो आपका यहाँ पे 2 लीटर नहीं 1 लीटर पर लीटर का बात करते हैं। 1 लीटर विलियन विलय, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। एक बात याद रखना है, जिसमें लीटर का टर्म आता है ना, जिस चीज में जिस भी डेफिनेशन में, वो ताप के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होता है। उसके बाद मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, तो विलय का मोल, विलय का मोल भागा में अपॉन विलियन आयतन, विलियन का आयतन, आयतन 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 किसमें बच्चों लीटर में, हमेशा लीटर में ये फिक्स है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम n से डिनोट करते हैं n/v। ठीक है, और वॉल्यूम कैसा होना चाहिए तो लीटर में होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, ऐसा यूनिट कैपिटल M मोलरता का। 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ विलायक का बात कर रहा है, विलियन मतलब पता है क्या होता है, जब हम पानी और चीनी मिला देते हैं तो विलियन बनता है।
तो यहाँ विलियन का बात हो रहा है। अब यहाँ किसका बात हो रहा है? विलायक का, यानी सिर्फ पानी का बात हो रहा है। ठीक है, जब 1 किलोग्राम विलायक में, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 1 लीटर था, यहाँ पे 1 किलोग्राम, जब 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, सॉरी, ये विलीन शब्द है। ठीक है, जब 1 लीटर विलियन में विलीन विलय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। ये विलीन है मतलब घुला हुआ। जब 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। बस कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। देखो सबसे पहले याद रखना, यहाँ भी विलय का मोल, विलय का मोल यहाँ भी आएगा, विलय का मोल, विलय का मोल अपॉन, यहाँ पर विलियन का आयतन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं, और ये किस में रहना चाहिए? तो केजी में रहना चाहिए। बस यही फर्क है, ऊपर में विलय का मोल, यहाँ भी विलय का मोल, यहाँ पे विलियन का आयतन हो जाता है लीटर में, और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, याद रखना ये ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पे इसके डेफिनेशन में कोई भी लीटर का वर्ड नहीं आया है, तो जहाँ पे आयतन का शब्द नहीं आए तो वो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। और डेफिनेशन लिख दिए हम। इस बात को इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एक तो ये डेफिनेशन में आपको काम देगा, और दूसरा ये आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक मोलरता भी रहेगा, तो आपको उसको टिक करना है क्योंकि ये ताप के साथ परिवर्तित नहीं होगा। डेफिनेशन एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता को छोटी वाली एम से और मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखो आज के वीडियो में ये 6 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। 6 को अच्छे से लिख लेना है, आपको याद करना है, याद रखना है। 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स यानी 4 मार्क्स आपको इस वीडियो से मिल जाएगा आराम से, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको रिपीट किया तो। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा, आप निकाल के देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, देखो मिलेंगे। अब देखो वीडियो सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, ऑब्जेक्टिव हम सारा डाल चुके हैं, सारा ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं और डाल चुके हैं, तो आप वो सब ऑब्जेक्टिव भी जाके देख सकते हैं अभी के लिए। उसके बाद अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो चुका है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का हम डालते रहेंगे वीडियो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।